हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। हम लोगों ने क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन कर लिया है केमिस्ट्री में। ठीक है, उसके क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 20 हैं। ठीक है, वो अभी बाकी हैं, वो हम साथ साथ में करते हुए चलेंगे। ठीक है, एक क्लास इसकी होगी, एक क्लास इसकी होगी। ठीक है, सेकंड चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली है क्या है, इसमें क्या करते हैं कि जो केमिकल्स हैं उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं बाय केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन से क्या हम देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम बहुत सारे मेटल्स ले सकते हैं, बहुत सारे नॉन मेटल्स भी लेंगे। ठीक है, गैसेस ले सकते हैं, उनसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस है एनर्जी जो प्रोसेस है इलेक्ट्रिसिटी बनने का, वो क्या है, केमिकल रिएक्शन से एक तरह से एनर्जी रिलीज कर रही है। ये जो रिलीज कर रही है एनर्जी, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो रही होंगी, उस दौरान क्या हो रहा होगा, ड्यूरिंग दैट टाइम एनर्जी विल रिलीज, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी निकलेगी। जब एनर्जी निकल रही होगी तब हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। ठीक है, फ्रॉम दिस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, वो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों बेसिस पे है। क्योंकि थ्योरेटिकल इसलिए क्योंकि हमें केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी बनानी है। ठीक है, तो थ्योरी हमें पता होनी चाहिए, तभी हम थ्योरी अच्छा कंसीडर करें, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझे, तभी हम प्रैक्टिकल कर पाएंगे। ठीक है, और लार्ज नंबर ऑफ यहाँ पे हम मेटल्स देखेंगे, मेटल्स के साथ केमिकल्स देखेंगे, जिनसे हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। तो हमें केमिकल की नॉलेज कहाँ से मिलेगी, थ्योरी से मिलेगी। ठीक है, और प्रैक्टिकल अगर हम करेंगे तो हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं कि या फिर डेवलप कर सकते हैं। और ऐसा हमें क्यों करना है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने वाला होगा या ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहे होंगे, ये कहाँ हो रहे होंगे, सेल के अंदर हो रहे होंगे। ठीक है, और सेल को क्या चाहिए, सेल को क्या चाहिए, कुछ ना कुछ, सेल या बैटरी जो हम बोलते हैं, उसको कुछ ना कुछ केमिकल चाहिए एज अ फ्यूल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें फ्यूल सेल चाहिए। ठीक है, और हमें ऐसे मटेरियल से या ऐसे सब्सटेंस से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है जो क्या हो, बहुत ही चीप हो और बेस्ट, मतलब और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। ठीक है, तो हमें चीजें समझनी है, ऐसी रिएक्शन हमें करनी है जो बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। अगर किसी, जैसे हमारे घर में इन्वर्टर बैटरी है, इन्वर्टर बैटरी के अंदर जो है, बैटरी केमिकल पड़ा होता है H2SO4। ठीक है, और वो केमिकल अगर बहुत ज्यादा ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि H2SO4 बहुत ज्यादा एसिडिक इन नेचर में है, और अगर उसको गलत तरह से हैंडल किया जाए तो हमारी फर्श को, जो पर्सन हैंडल कर रहा है उसको, हर चीज को डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए उसको बहुत प्रोटेक्टेड केस में रखा जाता है, या जो बैटरी बनाई जाती है बहुत प्रोटेक्टेड फॉर्म में रहती है। तो इस तरह से हमको डेवलप करना है, रिएक्शन करनी है, या फिर हमको इस तरह तरह के मटेरियल ढूंढने हैं जो बहुत ही ह्यूमन फ्रेंडली हो, साथ साथ में चीप हो, या फिर वो कम अमाउंट में, या कम उसका कम प्रोडक्शन, कम उसमें लागत लगे और प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए। ठीक है, या फिर कह सकते हैं उसमें हमको डे टू डे लाइफ में यूज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, तो इजी टू यूज भी हो। ठीक है, इसलिए इसका थ्योरी और प्रैक्टिकल हमको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज जो जो भी हम करेंगे वो एनर्जी एफिशिएंट होगा, एनर्जी एफिशिएंट होगा, और साथ में लेस पॉल्यूटिंग होगा। ठीक है, तो हम वही चीजें
जैसे रिसर्च तो बहुत सारी चीजों पे हो रही है, ठीक है। अब हम कहें कि हमने कोई रिएक्शन करी जिसमें हमने क्या किया, सोना डाला, मतलब हम उसमें गोल्ड से कोई रिएक्शन कराना चाहते हैं। अब गोल्ड से हम कोई रिएक्शन कराना चाहते हैं तो वो क्या होगा, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, ठीक है। फिर हमें डर भी लगा रहेगा कि हम गोल्ड का यूज कर रहे हैं, हमारा गोल्ड जो हम यूज कर रहे हैं उसका वो चोरी ना हो जाए, ठीक है। तो ऐसे लैब वगैरह में जो बहुत बड़े बड़े जैसे स्पेक्ट्रम वगैरह देखा जाते हैं, तो जब सोडियम स्पेक्ट्रम हमें क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि वो उसका चोरी होने का बहुत डर नहीं रहता। सोडियम लाइट जला दो और उसका हम स्पेक्ट्रम देखेंगे, ठीक है। रेनबो जैसा दिखता है, येलो कलर थोड़ा ज्यादा दिखता है, मतलब ऐसे, मतलब जितना अच्छा आपका प्रिज्म होगा या लेंस होगा जिसकी वजह से हम स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा चोरी होने का डर नहीं होता। अब उसकी जगह हम डायमंड रख दें, ठीक है, डायमंड रखें। अभी जहाँ हम एमएससी कर रहे थे वहां पे क्या था कि लैब के अंदर माइक्रोस्कोप था और एक कोई मशीन थी, ठीक है, उसके अंदर ये स्पेक्ट्रम वगैरह की थी मशीन, उसमें डायमंड लगा था, ठीक है, बहुत छोटा सा लगा था। और वो देखने में भी नहीं, वो मतलब बहुत छोटा सा था, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, बस बच्चों को दिखाने के लिए था। थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट भी कर सकते थे। अब वो क्या हुआ, पता नहीं मिसप्लेस हो गया, गिर गया, झाड़ू में कहीं चला गया, कुछ पता नहीं किसी को। और फिर मतलब कॉलेज वाले बहुत ज्यादा पैनिक हो गए, बहुत ज्यादा लॉस हुआ, जो भी हुआ उनका सिस्टम, जो भी उन्होंने छानबीन करी, जो भी हुआ। लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें हम नहीं रख सकते। हो सकता है किसी बच्चे ने मिसप्लेस कर दिया, हो सकता है कोई झाड़ू वाले ने कूड़े में फेंक दिया हो, जो सफाई कर्मी हो, क्योंकि जो लैब असिस्टेंट होते हैं वो तो अच्छे से रखते हैं, ठीक है, चीजें अच्छे से रखते हैं, उन्हें पता होता है। और जो जैसे सफाई करने वाले हैं उनको तो नहीं आइडिया होता है कि ये क्या है, ठीक है, बॉक्स मिसप्लेस कर दिया उसका, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, तो हम बहुत सारी एक्सपेंसिव चीजें नहीं यूज करते हैं लैब में। हाँ, जो वैसी लैब होती हैं, बड़ी बड़ी लैब्स होती हैं, वहां हम यूज करते हैं, ठीक है, डायमंड्स यूज करते हैं वहां हम लोग, बहुत एक्सपेंसिव गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, हर तरह की चीजें यूज कर रहे हैं, और भी एक्सपेंसिव चीजें जो आती हैं वो यूज कर रहे होते हैं। लेकिन हम लैब में या फिर जो कॉलेज की लैब है, स्कूल की लैब है, या फिर बड़ी लैब्स हैं जिनमें रिसर्च वर्क हो रहे हैं, वहां पे हम ऐसी चीजें बनाना प्रेफर करते हैं या बनाना चाहिए। बहुत सारी चीजें रिसर्चेस 90% 95% ऐसी हो रही हैं जिनका मतलब हम लोगों की लाइफ से कोई वो नहीं है, सरोकार नहीं है, ठीक है। वो क्या है, बस हो रही हैं। अभी कहें किसी के पसीने पे, किसी के स्वेट पे रिसर्च हो रही है, किसी के बालों पे रिसर्च हो रही है, हो सकता है वो बेनिफिशियल हो आगे चल के। लेकिन धीरे धीरे रिसर्चेस इस ओर भी मोड़नी चाहिए कि ह्यूमन काइंड का क्या हो, बेनिफिट हो। तो इसलिए क्या कहते हैं, चीप जो हो, जैसे मोलेसेस या फिर ये जो गन्ने की खोई वगैरह होती है उससे पेपर बनाना कितना बेनिफिशियल, उसका कितना, जो गन्ने का जो गुड़ बनता था या चीनी बनता था उसका जो वेस्ट निकलता था, उससे कितना ज्यादा वेस्ट हमको मिलता था, उस वेस्ट को रीयूज किया, या सूखे पत्तों से प्लेट्स बनाना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ भी हम ऐसी चीजें यूज करेंगे जो एनर्जी एफिशिएंट हो, मतलब थोड़ा सा हम उसको दें एनर्जी और बहुत ज्यादा हमको प्रोडक्ट मिले, ठीक है। हम जो भी कर रहे हैं रिएक्शन, हमें लेस पॉल्यूटिंग चीजें मिले, मतलब हमें उसमें पॉल्यूशन ना मात्र हो, ऐसी चीजें बहुत अच्छी होंगी, ठीक है। और इको फ्रेंडली भी होनी चाहिए। इको फ्रेंडली मतलब एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना करे, ठीक है। तो बहुत सारी रिएक्शंस हम यहाँ पे देखेंगे, बहुत सारी चीजें हम यहाँ समझेंगे, और लास्ट में हम लोग ऐसे रिएक्शंस देख लेंगे, बहुत सारे टॉपिक समझ लेंगे, उसके बाद लास्ट में हम लोग कोरोजन भी समझेंगे, बैटरी भी समझेंगे, सेल से, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से स्टार्ट करने से पहले जो टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी में पहले सेल ही दे दिया गया है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही दे दिया गया है, और फिर सेकंड टॉपिक है हमारे पास गैल्वेनिक सेल दे दिया गया है, फिर
डायरेक्ट सेल से शुरुआत कर दी गई है, ठीक है। फिर उसके बाद नर्स्ट इक्वेशन दे दी गई है। नर्स्ट इक्वेशन के बाद हम लोगों के पास है रिएक्टिविटी सीरीज है। तो अगर एक बार हम लोग शुरू से करना शुरू करें, गिब्स फ्री इक्वेशन भी है, तो जो छोटी छोटी चीजें हैं वो लेकर चलते हैं, तो हमें ये ज्यादा चीजें समझ में आएगी। हम यहाँ पे सेल्स पढ़ेंगे और नर्स इक्वेशन पढ़ेंगे, गिब्स इक्वेशन पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन अब जब यहाँ पे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हमें बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वो हम साथ साथ लेके चलेंगे और साथ में जो यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है वो भी करेंगे, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वहाँ पे हमें क्यों पढ़ाई जाती है, क्यों पढ़नी चाहिए, और इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहली चीज हमें ये पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं कंपाउंड डिसोसिएट कंप्लीटली। थोड़ा थोड़ा मतलब सारी चीजें बता देंगे, तो जब हम थ्योरी मेन थ्योरी पे आएंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। कंप्लीटली या फिर पार्शली, ठीक है। पार्शली या क्या होगा, कंप्लीटली हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है, एक तरह का कंपाउंड है, वो डिसोसिएट कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, या तो कंप्लीटली ब्रेक कर रहा होगा, मतलब कि ए बी एक कंपाउंड है, उसको जब हमने क्या किया, डिसॉल्व किया किसी भी सॉल्वेंट में, पहले इसको लिख लेते हैं, कंपाउंड डिसोसिएट कंप्लीटली और पार्शियली ऑन डिसॉल्विंग इन एनी सॉल्वेंट, ऑन dissolving in any सॉल्वेंट। तो किसी भी सॉल्वेंट में अगर हम कोई कंपाउंड डिसोसिएट करते हैं, या फिर कोई कंपाउंड हमने इस सॉल्वेंट में डाला और सॉल्वेंट के अंदर जाते ही वो ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, ए प्लस और बी माइनस, ठीक है। या फिर अब ये जैसे हमने इसके 100 पार्टिकल्स लिए ए बी के, तो हमें 100 ए प्लस मिल गए, 100 बी माइनस मिल गए। या फिर हमने किया एक्स वाई लिया, उसको हमने सॉल्वेंट के अंदर डाल दिया, इसलिए सॉल्यूशन पहले पढ़ना, सॉल्यूशन पढ़ना है तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ क्या चीजें हैं। तो सॉल्यूशन पहले पढ़ लो, तब यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो अब क्या है, x प्लस और x माइनस तो है ही, डिसोसिएट हो रहा है, लेकिन यहाँ कंप्लीटली नहीं हो रहा है। x प्लस है, x y माइनस, और साथ में एक्स वाई के भी कुछ पार्टिकल है। तो कहने का मतलब अगर इसके 100 पार्टिकल्स थे, तो हो सकता है ये 50 मिले, ये भी 50 मिले, और साथ में ये भी हो, ठीक है, साथ में ये भी हो। इसलिए क्या कहा गया है, जो कंपाउंड डिसोसिएट कर जाते हैं कंप्लीटली और पार्शली इन एनी सॉल्वेंट और इन मोल्टन स्टेट, मतलब कोई भी कंपाउंड अगर अपने मोल्टन स्टेट में है तो वो अपने पार्टिकल्स में है, अपने मतलब सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में डिसोसिएट हो जाता है, मतलब अलग अलग हो जाता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। ये थोड़ा सॉल्यूशन से और बड़ा चैप्टर है, ठीक है। अगर सारी चीजें समझनी है तो इसको पढ़ना पड़ेगा, नहीं समझनी है तो फिर जो क्वेश्चंस हैं वही करके चले जाना, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो ये जो ए बी क्या है, कंपाउंड है, और ए प्लस और बी माइनस क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है, जब ये अपने मोल्टन स्टेट में होगा या किसी सॉल्वेंट में मिक्स किया जाएगा, तो ए प्लस और बी माइनस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है।
और ये जो मोल्टन स्टेट है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। फिर आएंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पार्शली डिसोसिएट कर जाते हैं। मतलब कहने का कि जब हम रिएक्शन कर रहे होंगे, हमने अपना जो कंपाउंड है उसको मोल्टन स्टेट में रखा या सॉल्वेंट में मिक्स किया, उस समय में जो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएंगे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे, और जो पार्शली डिसोसिएट होंगे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे, ठीक है। अब थोड़ी थोड़ी चीजें लिख लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का 95 to 100% डिसोसिएशन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे 50-60%, 30%, 40% या उससे भी कम। तो जनरली यहाँ पे जो हमें देखने को मिलेगा 1 से 5% डिसोसिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। 1 से 5% डिसोसिएशन मतलब बहुत कम डिसोसिएट हो रहा हो। तो जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो यहाँ बहुत तेजी से होगी, यहाँ कम होगी, ठीक है। इस तरह से भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। यहाँ पे जो भी हो रहा होगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेकर ही काम हो रहा होगा। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो रहा होगा, वीक एसिड और वीक बेसिस को लेकर काम हो रहा होगा, ठीक है। वीक एसिड एंड वीक बेसिस को लेकर काम हो रहा होगा। अब वीक एसिड में क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl नाम दे देते हैं, ठीक है, HCl। स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH। वीक एसिड क्या है, वीक एसिड हमने देखा CH3COOH, CH3COOH। वीक बेस की बात करेंगे, वीक बेस क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम क्लोराइड, NH4OH हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये नाम दे दिया। ये जो होंगे ये नॉन प्रेसिपिटेट होंगे, मतलब ये प्रेसिपिटेट, ये जो सॉल्ट इनके जब बनेंगे ना, इनके जब सॉल्ट बनेंगे या फिर इनको मोल्टन स्टेट में मिक्स किया जाएगा तो यहाँ पे कोई पीपीटी नहीं देखने को मिलेगा, नो पीपीटी। और यहाँ पे पीपीटी देखने को मिल सकता है या मिलेगा, ठीक है। ऐसे सॉल्ट होंगे जो पीपीटी बना रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसको रब करते हैं। तो नेक्स्ट चीज जो हमें आनी चाहिए वो क्या है, कंडक्टेंस, ठीक है। ये सब चैप्टर में है, इसलिए इसके सारे जो क्वेश्चन है वो लास्ट में होंगे, चाहे वो एग्जाम्पल हो चाहे जो भी हो, ठीक है। इसको पहले पूरी थ्योरी समझ लेनी है। तो कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस इसका फॉर्मूला, या फिर कह सकते हैं इसका फॉर्मूला नहीं, इसका रिप्रेजेंटेशन कैपिटल G से होगा, ठीक है। ये एक तरह से इजीनेस है जिससे करंट पास हो सकता है, मतलब करंट कितना फ्रीली पास हो रहा है उसको कंडक्टेंस बोलते हैं, या फिर ईज ऑफ पासिंग ऑफ करंट, ठीक है। ये क्या एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस कंडक्टेंस एक्सप्रेस करता है द ease with which
with which current passes, मतलब with which करंट पास, कहां से, कंडक्टेंस है, करंट पास थ्रू द कंडक्टर, विद विच करंट passes through द कंडक्टर। अब कंडक्टर आपको पता होगा, कंडक्टर क्या है, जो करंट को पास करता है, ठीक है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेमीकंडक्टर क्या होता है, उनको हीट करने पे, थोड़ा सा उसका टेम्परेचर बढ़ाने पे वो एज अ कंडक्टर वर्क करता है। और नॉन कंडक्टर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट को खुद से ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो हमने पढ़ा है वो है कंडक्टेंस। वो क्या है, इजीनेस ऑफ करंट पास थ्रू द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर से करंट अगर पास हो रहा है, वो कितनी स्मूथली पास हो रहा है, इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। फिर हमें पढ़ना है ओम्स लॉ, ठीक है। एक मिनट, इसकी वो भी लिख लो, कंडक्टेंस जो कैपिटल जी है, चलो बाद में लिखेंगे, पहले समझ लेते हैं, ठीक है। हाँ, ओम्स लॉ क्या है, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है। वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो इस लॉ के थ्रू हम ये समझते हैं कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस में रिलेशन है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। इन अ सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का जो रिलेशन होता है उसी को ओम्स लॉ कह देते हैं। या फिर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, यहाँ पे क्या करेंगे, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ठीक है, या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए, नहीं, क्या करेंगे, हम R को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे V, जो I है, एक मिनट, हाँ, जो I है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब जैसे कंडक्टेंस क्या है, एक्सप्रेस टू ईच विथ विच करंट पास, मतलब ऐसा करंट पास करने में जो उसको आसानी हो रही है, उसको नाम दे दिया है कंडक्शन, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है, रुकावट, यह मतलब उसको जो भी करंट को पास होने में जो भी तकलीफें हो रही हैं, उसको नाम दे दिया है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, अपोजिशन इन करंट फ्लो। करंट फ्लो में जो भी ऑब्स्टिकल्स फेस हो रही है, या वे कोई भी दिक्कतें आ रही हैं, उसको हम रेजिस्टेंस नाम दे देते हैं। ये क्या है, करंट, और ये है वोल्टेज, ठीक है। तो करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस में जो हमें
रिलेशन मिला है उसी को ओम्स लॉ कह देंगे। और इसको रेजिस्टेंस को और भी ऐसे लिख सकते हैं, समथिंग स्टॉपिंग द फ्लोइंग ऑफ करंट, समथिंग दैट स्टॉप फ्लोइंग ऑफ करंट, या फिर समथिंग दैट क्रिएट ऑब्स्टिकल, या फिर समथिंग दैट स्टॉप्स फ्लोइंग ऑफ करंट, ज्यादा इजी होगा। करंट को बहने में जो दिक्कतें आ रही हैं या फिर जो रोक रहा है उसको नाम दे देते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस का भी रिलेशन हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, जो G है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R से, दैट इज कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो हमारा करंट बहुत अच्छे से फ्लो नहीं करेगा, अगर हमारा कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो हमारा रेजिस्टेंस मतलब करंट को जो रोकने वाली चीजें हैं वो कम हो रही होंगी। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस बहुत कम होगा तो फ्लो ऑफ करंट अच्छा होगा, अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो फ्लो ऑफ करंट बहुत कम होगा। ठीक है, और आर क्या है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है उसको क्या कहते हैं, उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, रो एल बाय ए। ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो एल बाय ए, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ द वायर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर पे डिपेंड करता है। मतलब रेजिस्टेंस जो है ये रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी ये हर मेटल की डिफरेंट होगी। हम मेटल का स्क्वायर ले लें, हम मेटल का सर्कल ले लें, हम मेटल का क्यूब ले लें, हम मेटल का सिलेंडर ले लें, हम मेटल का वायर ले लें, कुछ भी ले लें, सबकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। मतलब अगर हमने ये आयरन का बनाया है, ये भी आयरन का है, ये भी आयरन का है, ये भी आयरन का है, ये भी आयरन है, तो इन सब की रेजिस्टिविटी सेम होगी। अगर हम मेटल बदलते हैं, मेटल की जगह हमने क्या लिखा, कॉपर लिखा, तो यहाँ पे कॉपर की रेजिस्टिविटी सेम होगी, लेकिन रेजिस्टेंस सारे कंपोनेंट्स का डिफरेंट होता है। ठीक है, अगर हमने शेप बदला तो रेजिस्टेंस बदलेगा, अगर हमने एरिया बदला, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो जनरली हम क्या यहाँ वायर ले रहे होंगे, तो वायर की लेंथ पे आर डिपेंड करेगा, वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे आर डिपेंड करेगा। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, जितने कम एरिया होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, और जितना एरिया मतलब एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया कम होगा रेजिस्टेंस, मतलब छोटी सी जगह पे ज्यादा रुकावटें आएंगी, थोड़ा सा एरिया बढ़ा दिया जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिखते हैं। तो जो रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द वायर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ वायर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। इतना समझ में आ गया होगा। और एल बाय ए को क्या कह सकते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। तो कभी कभी लेंथ अलग दी होगी, एरिया अलग दिया होगा, रेजिस्टिविटी गिवन होगी, या फिर ये गिवन होगा, तो इन दोनों में से कोई एक चीज निकालनी होगी, या फिर सीधे सीधे सेल कांस्टेंट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, सेल कांस्टेंट। तो ये और ये अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो लिखेंगे ऐसे, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे। ठीक है, ये जो प्रोपोर्शनल
साइन है इसको हटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कप्पा बाय आर। ठीक है, तो ये अगर कंडक्टेंस है तो ये क्या होगा, के से इसको लिखेंगे कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी। और यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं आर का फॉर्मूला ये वाला, तो क्या हो जाएगा, कप्पा अपॉन, अभी कप्पा नहीं लिखते हैं, यहाँ भी कप्पा नहीं लिखे, कप्पा लिखेंगे क्योंकि कप्पा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी के। तो यहाँ पे पहले ऐसे लिखेंगे, G इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट किसका है, ये है। ठीक है, तो 1/रो L/A। ठीक है, तो A क्या आ गया, ऊपर आ गया, A ऊपर आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, रो L हो गया। ठीक है, L को ऐसे करके हम यहाँ पे 1/रो लिख देंगे, तो 1/रो जो होगा वो कप्पा के बराबर होगा A/L। तो ये हो जाएगा हमारा कंडक्टेंस। ठीक है, K क्या है, कैपिटल K है कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये रही कुछ कॉमन सी चीजें। ठीक है, सेल कांस्टेंट की अगर हम वैल्यू लिखेंगे सेंटीमीटर इनवर्स, इसकी यूनिट होगी। कंडक्टेंस की या जी की जो यूनिट होगी वो ओम इनवर्स होगी, ओम इनवर्स होगी। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है वो ओम में निकाला जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है वो ओम में निकाला। तो ये आज बहुत सारा हम लोगों ने बेसिक देख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे, कंसंट्रेशन के बाद मोलर कंसंट्रेशन समझेंगे। ठीक है, सेल हम लास्ट में इसलिए करेंगे क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएंगे तो हमें सेल लास्ट में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। और क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो गई है और उसकी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट 50% हो गई है विथ इंडेक्स क्वेश्चन एंड विथ ऑल एग्जाम्पल्स। तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, केवल उसमें क्वेश्चंस एक्सरसाइज के हैं, इसके साथ साथ हम वो भी कर लेंगे। आज हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन पार्ट किया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो भी हमने समझा है यहाँ पे ये सारा रिलेटेड है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझना है, सारी चीजें समझनी है। बीच बीच से हम अगर कुछ पढ़ा देंगे तो वो चीजें नहीं समझ में आएंगी, ये कहाँ से आया, वो टर्म कहाँ से आया, तो नहीं पता होगा। तो इसलिए ये बेसिक आना जरूरी है। होप सो क्लास समझ में आई होगी। कुछ नया समझना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, और कुछ नया पढ़ना हो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।